जय श्री कृष्णा। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंटिंग 2025 2025 की इस पेरेंटिंग ट्रेनिंग में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस मंच पे मैं और अक्का, हम दोनों आप सबका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं आपको अब परिचय करवा के देना चाहूंगा अक्का के साथ। तो ये रही अक्का आपकी स्क्रीन पर। और इनका होता है वादा पक्का, शी इज कोच, लाइफ कोच। छोटे बच्चों को कोच करती है, बड़े बच्चों को कोच करती है, और बड़े बच्चों को कोच करती है, और बहुत सारे बच्चों की माताओं को कोच करती है ना। एंड साथ में हमारे साथ जुड़े हैं अश्विन भाई। ओके, ये हमारे पार्टनर है, एंड हम तीनों पार्टनर है ऐसा कहेंगे, ये हमारे पार्टनर नहीं। मैं आपको और अश्विन भाई, हम तीनों पार्टनर है इस जर्नी में। और ये एक जर्नी है 20 साल की, जहां हम 2018 में हमने कुछ संकल्प किए। हमने शुरू किया 2014 में, 18 में कुछ संकल्प किए। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए करीब करीब 20 साल का टाइम फ्रेम माइंड में रख के हम काम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। और आज हम जर्नी को शुरू कर रहे हैं पेरेंटिंग की। ऑलरेडी एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आपको ब्रीफिंग दी रखी है कि कैसे होगा। हमारा शुरुआती फोकस होगा एनवायरनमेंट पे, फैमिली एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन किड्स। पर आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा जादुई तोते की। जादुई तोता। तो एक बार एक बहुत ही बड़ा आश्रम होता है, और उस आश्रम में बहुत ज्यादा यज्ञ, दान और तपस्या होती है। यज्ञ, दान और तपस्या बहुत बड़ी मात्रा में उस आश्रम में चलती है। और वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां की हर एक चीज जो है, जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, जो भी उस आश्रम के संपर्क में आता है वो बहुत ही शुद्ध बन जाता है। तो उस आश्रम के जो बाबा जी होते हैं, उनके पास एक पैरेट का जोड़ा होता है, पैरेट का जोड़ा। तो वो पैरेट जैसे समय आगे बढ़ता है वो अंडे देते हैं, और उनके 3 बच्चे होते हैं पैरेट्स के। 3 बच्चे होते हैं। अब ये जो 3 बच्चे हैं वो आश्रम में ही बड़े होते हैं, और एक ठीक ठाक उम्र के होते होते वो बोलना सीख जाते हैं। वो वो वेदों के मंत्रों को उच्चारण करते थे। गायत्री मंत्र कहते थे, महामृत्युंजय मंत्र कहते थे, अलग अलग प्रकार। अब जब वो बाबा जी को लगता है कि ये तोते कुछ विद्याएं सीख गए हैं, तोते नहीं, तोतों के बच्चे, है ना, तोते के बच्चे कुछ विद्याएं सीख गए हैं, तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं इन पंछी के बच्चों को दूसरे आश्रमों में भेजूं जहां पे ये इस विद्या का प्रचार करें। तो वो तय करते हैं उन तोतों को कुछ आश्रम में भेजने के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। अब वो खुद तो कहीं नहीं जाते हैं, खुद तो कहीं नहीं जाते हैं। तो वो राहगीर ढूंढते हैं कि कोई राहगीर मिल जाए जो उन्हें मदद करे इन तोते तोते के बच्चे को अलग अलग आश्रम तक पहुंचाने के लिए। तो वो अपने आश्रम में नोटिस लगाते रहते हैं या बार बार पूछते रहते हैं कि कोई अगर इस दिशा में जाने वाला है तो कृपया कृपया हमें बताइए, बाबा जी का आपके पास काम है। तो एक शिक्षक का जोड़ा जंगल पार उस दिशा में जाने वाला होता है। ज्ञानी शिक्षक, बढ़िया शिक्षक। और वो जोड़ा बाबा जी को कहता है कि बाबा जी, आपका कोई काम है ऐसा सुना है। तो वो कहते हैं कि बच्चा, तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो, मैं चाहता हूँ ये जो तोते का बच्चा है इसको आप जंगल पार के उस आश्रम में पहुंचा दो। तो वो शिक्षक के साथ उस बच्चे को भेज देते हैं। थोड़ा समय चलता है, थोड़ा समय और बीतता है। फिर और कुछ लोग उनके, जिसे कहते हैं, आश्रम में आते हैं, नोटिस समझते हैं वो, और बाबा जी के पास जाते हैं।
और वो जो ग्रुप है उसका मुखिया कहता है कि बाबा जी हम ऐसे ऐसे लकड़हारे हैं, जंगल में रहते हैं, लकड़ी वकड़ी काटते हैं, और कुछ बिजनेस के काम से है ना, व्यापार के दृष्टिकोण से हम इस दिशा में जा रहे हैं, आपका कोई काम है तो ऐसा सुन। तो बाबा जी उन्हें कहते हैं कि बच्चा, ये तोते का बच्चा है, इसको जंगल पार इस दिशा में एक आश्रम में पहुंचाना। वो भी निकल जाता है। अब तीसरा, तीसरा वो आश्रम में एक डाकू आ जाता है, डाकू, डकैत, आपने सुना होगा। वो आता है, वो बाबा का बड़ा फैन होता है। देखो सन्यासियों को क्या मतलब है ना, आप बैंकर हो या डकैत हो उसको तो कोई मतलब नहीं है। तो वो सुनता है यार कि काफी दिनों से बाबा जी ढूंढ रहे हैं कि इस एरिया में जाने वाला कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। और वो इस डकैत का एरिया रहता है, तो कोई आता नहीं है। डकैत को समझ में आता है कि बाबा जी परेशान है, उधर कोई जा नहीं रहा और इनका कुछ गिफ्ट भेजना है। तो वो आके बोलता है कि बाबा जी मैं जंगल पार जा रहा हूँ इस दिशा में। तो कहते बेटा मेरा एक काम है बट तुमसे ना हो पाएगा। वो कहते कैसे ना हो पाएगा। बोले तुम डकैत हो, इस पार के और उस पार के सभी राजा के जो सिपाही है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो जंगल में तो तुम बढ़िया हो, तुम्हारे कारण कोई नहीं आता, पर जंगल पार जैसे ही आप जाओगे बंदी बना लिए जाओगे। जय श्री कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। लाइट जा रही है ना, पिछले हफ्ते भी हमने यही देखा, लाइट गई लाइट आई, लाइट गई लाइट आई, लाइट गई लाइट आई, है ना। सर योर फ्रेम वॉज फ्रोजन देन आई, हाउ वुड आई नो मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया अगर मैं सेशन में नहीं हूं तो। बट चलो कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे बाबा जी के परिंदों की। तो वो कहता है बाबा जी चिंता ना करो। क्या? चिंता ना करो, मैं प्रबंध कर दूंगा, जंगल के किनारे तक तो मैं पहुंचा ही दूंगा, वहां पे फिर हमारे भी गुप्तचर होते हैं, मैं किसी के माध्यम से पहुंचा दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, ये तीन वेदों को जानने वाले तोते के बच्चे अपने अपने आश्रम पहुंचे। थोड़ा समय लगा, थोड़ा सा समय लगा, पर ये बच्चे अपने अपने आश्रम पहुंचे। समय बीता, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ जिसे कहते हैं ना, जो भी चलना था सब कुछ बदला, टाइम बदला, ये बदला। बहुत सालों बाद एक ऐसा कोई बड़ा यज्ञ का मुहूर्त आया कि बाबा जी ने तीनों आश्रमों के मुखिया को अपने यहाँ यज्ञ के लिए बुलाया, और साथ में बोला अगर हो सके तो उस तोते के बच्चे को जो मैंने भेजा था उसको बुला लीजिए, साथ में लाइए। अब यज्ञ का आयोजन हुआ, और जब यज्ञ का आयोजन हुआ वो तोते आए। तो जब भेजा गया था तो हमारे बाबा जी के जो तोते हैं वो यज्ञ में सम्मिलित होते थे। क्या होते थे? सम्मिलित होते थे, पार्टिसिपेट करते थे, श्लोक कहते थे। अब इस बार बाबा जी ने वही उम्मीद की कि यज्ञ हो रहा है और वो तोते श्लोक कहेंगे, वो तोते श्लोक कहेंगे। पर जैसे ही यज्ञ से पहले बाबा जी ने उन तोतों की टेस्ट ली, बाबा जी को पता चला यार ये तो कोई दूसरा तोता है। और उन्होंने उन महंतों को कहा तुम तो चीटिंग कर रहे हो, ये तो वो तोता है नहीं जो मैंने भेजा था। अब वो महंत कर रहे हैं कि बाबा जी हम सरप्राइज थे, उनमें से तीन में से दो लोग कह रहे हैं हम सरप्राइज थे कि इतना घटिया तोता आपने हमें गिफ्ट में क्यों भेजा, वो भी ये मैसेज के साथ कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तोता है, वेद पाठी। अब आप समझ सकते हो कि तीन में से कौन से दो पार्सल बिगड़ गए। यस और यस, आपको क्या लगता है कौन से दो बिगड़े होंगे? पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, कौन से दो पार्सल बिगड़ गए? 2 और 3 वाले बिगड़ गए ऐसा कह रहे थे, है ना। क्यों? क्यों 2 और 3 वाले पार्सल बिगड़ गए? किसी ने कहा संगत,
तो जो भी है दोस्तों, आप ज्ञानी हो, मैं आपको क्या बताऊंगा, यू नो द आंसर। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मुझे कई सारे लोग बोलते हैं सर पेरेंटिंग 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 आप लगाए घूमते रहते हो, यू आर अ पेरेंटिंग कोच, पेरेंटिंग कोच। तो ये पेरेंटिंग होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस व्याख्या को, जिसने ये व्याख्या को समझ लिया उसको पेरेंटिंग पूरी समझ में आ गई, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बराबर है, सिंपल है। दीवार पे आप घुसा मारोगे तो दीवार भी आपको घुसा मारेगी, बराबर है क्या? इक्वल फोर्स है। तो पेरेंटिंग का ये नियम नहीं है। पेरेंटिंग की व्याख्या क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। पेरेंटिंग की सिंपल व्याख्या है कि आपको ये तोते का बच्चा गिफ्ट में मिला है, और आपको उससे अर्ली चाइल्डहुड, प्री टीनेज, टीनेज और अर्ली अडल्टहुड के जंगल से पार करवाना है, बिना उसे ज्यादा बिगाड़े, बिना उसे ज्यादा डैमेज किए। क्योंकि ध्यान से सुनिए, तोता तो सीखने के लिए राजी है, और वो सीखेगा वो हर वो चीज जो उसको एक्सपोजर मिलेगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? एब्सोल्युटली यस, है ना। तो प्लीज नोट कीजिए, पेरेंटिंग एक जर्नी है, नेविगेशन है। आपको इस गिफ्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है। पॉइंट ए क्या होगा? मान लो जीवन के दूसरे महीने से शुरू हो गया, वैसे तो जीरो नहीं, उससे पहले से शुरू होता है। आपको क्या लगता है पेरेंटिंग कब से शुरू होती है? क्या लगता है पेरेंटिंग कब से शुरू होती है? व्हेन डज द पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट? एंड मैं बेट लगाता हूं आप में से कोई भी सही जवाब नहीं देगा। कोई भी सही जवाब नहीं देगा, मुझे पक्का पता है। कोशिश कर लो। तो बहुत सारे सब जवाब आए हैं, और इनमें से ज्यादातर गलत है। एक आध दो शायद सही है ना। चलिए, और जवाब आ रहे हैं, ओके, स्वीकार करते हैं, और मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो ध्यान से सुनिए, पेरेंटिंग तब से शुरू होती है जब आप ये सोचते हो, व्हाट्स द वर्ड, ये सोचते हो कि आपको पेरेंट बनना है ना। पेरेंट बनना है, पेरेंटहुड, यू नो, पेरेंटहुड, ये एक बड़ी प्रोसेस है। तो डेफिनेटली गर्भधारणा तो वो उसकी एक स्टेप है, पर उससे पहले से ये जर्नी शुरू होती है। आप क्या एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को, बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो पेरेंटिंग के बारे में मैंने कहा कि पेरेंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द गिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर आप उसे अच्छे से रैप करके डिलीवर करते हो तो अच्छी बात है, बट आई होप कि उसे डैमेज नहीं करोगे, यू नो। अभी सीजन आएगा, बहुत सारे लोग ना कुरियर से हापुस मंगाएंगे, क्या मनाए करेंगे? कुरियर से हापुस मंगाएंगे, तो उसमें से बहुत सारे बॉक्सेस ना ऐसे तोड़ फोड़ के उसमें से मैंगो निकाल लिए जाते हैं, कुछ में रिप्लेस किए जाते हैं, गॉड ब्लेस, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो यहाँ किसी ने सवाल पूछा कि क्या पेरेंट बनना हमारे हाथ में है सर? तो हाँ भी ना भी, हाँ भी और ना भी। पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है क्या? तो नहीं, भाग्य की बात है ना। और ये शुरू से ही बताया गया है कि यह भाग्य की बात है। पांडवों के जन्मों की कथा सुनो, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनो, भगवान श्री प्रभु राम जी के, प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा सुनो। दशरथ भी तरसे थे, और उधर कौन है वो, जनक भी तरसे थे बच्चों को प्राप्त करने। तो भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके बच्चे होते हैं। ये एक्स्ट्रा लक है आपका, ये हक नहीं है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, या हो नहीं रहे।
या किसी को संघर्ष करके बच्चे प्राप्त कर रहे हो गए, है ना। द्रोण ऐसे ही थे। द्रोण, द्रोण, आचार्य द्रोण, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आचार्य द्रोण फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। मटके में, पहले द्रोण में और फिर मटके में जन्म हो गया उसका। यस, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये भाग्य की बात है, चलो उसमें हमें नहीं जाना। हम बात कर रहे थे ए टू बी की जर्नी की। अब देखिए, कुछ बेसिक्स ऑफ पेरेंटिंग की मैं आज बात करूंगा, है ना। सबसे पहले तो कई सारे लोग ना इसी में परेशान होते हैं कि मैं पेरेंट बन गया, मतलब क्या बन गया, है ना। क्या मैं मेरे बच्चे का ओनर बन गया? अगर मैं पेरेंट हूं तो क्या मैं मेरे बच्चे का मालिक हूं? मान लो चलो 20-22 साल तक ही सही, क्या मैं मालिक हूं मेरे बच्चे का? नहीं। क्या मैं मेरे बच्चे का भाग्य विधाता हूं? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके माँ बाप नहीं होते। अच्छा, किस्मत तो उनकी भी चमकती है जिनके माँ बाप नहीं होते। और क्या तगड़े माँ बाप या अमुक अमुक जो भी कैटेगरी आप बताओ, एजुकेटेड या धनवान या आरोग्यवान या किसी भी टाइप के पेरेंट बताओ, क्या ये गारंटी है उनके बच्चे वैसे ही बनेंगे? तो ना तो आप मालिक हो, ना तो आप भाग्य विधाता हो, तो आप क्या हो? आप पेरेंट हो, पेरेंट। अब पेरेंट क्या होता है पता है? दुनिया का सबसे पहला पेरेंट कौन पता है आपको, किसी को? क्या कोई चैट बॉक्स में टाइप करेगा फर्स्ट पेरेंट, दुनिया का पहला पेरेंट? आपको क्या लगता है हु इज द फर्स्ट पेरेंट? नहीं पता किसी को? ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा। थोड़े से मिस हो गया। एडम एंड ईव। ओके। ब्रह्मा। तो प्लीज नोट कीजिए, इस जगत का पहला पालनहार जिसे कहते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे कहते हैं विष्णु। क्या कहते हैं? विष्णु पालनहार है। ब्रह्मा जन्मदाता है ना। ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है और शिव डिस्ट्रॉय करेंगे, पर पालन करने वाला, पालक, पालक विष्णु है, श्री हरि विष्णु। और वो क्या करते हैं, अगर हम समझेंगे तो हम सब लोग सुखी हो जाएंगे, शायद अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश कर सकें। वो क्या करते हैं, उन्होंने हमें कुछ विधियां सिखाई है, कुछ गुण दिए हैं, और वो हमें बार बार एजुकेट करते हैं और चॉइस करने के लिए छोड़ देते हैं। गुणों का चुनाव, व्हाट्स द वर्ड? गुणों का चुनाव। भगवान हमें क्लियरली बताते हैं कि बेटा 3 गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। आप चॉइस करो और उसके परिणाम आपको आपकी जिंदगी भर मिलेंगे। अच्छे बुरे ये आपने तय करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? एंड ध्यान से सुनिए, श्री हरि विष्णु जिन्हें हम जगत के पालनहार कहते हैं, उनके भी सभी बच्चे क्या आपको खुश नजर आ रहे? क्या उनके सभी बच्चे आपको सक्सेसफुल, सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड, पॉजिटिव नजर आ रहे? नहीं। पर उन्होंने क्लियर कट बताया है कि अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे तो आप सुख का अनुभव करोगे। एंड प्लीज नोट करना दोस्तों, अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। आप अगर इन कुछ बातों का ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली, डेफिनेटली आपके बच्चे और आपके पेरेंटिंग का आउटपुट अच्छा आएगा। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। यस, आज का टॉपिक है कि पेरेंटिंग क्या है, समझते हैं। अच्छे पेरेंट के, गुड पेरेंट के क्या निशानियां होती है, क्या गुण होते हैं,
और पेरेंटिंग के आउटकम क्या होते हैं, देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। तो सबसे 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 पहली बात, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट लव एंड अफेक्शन। क्या है? लव और अफेक्शन, वार्मथ जिसे कहते हैं ना, वार्मथ, यानी सिचुएशन के उस हिसाब से, व्हाट्स द वर्ड, सिचुएशन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करना है। व्हाट्स द वर्ड? सिचुएशन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करना है। आपको बच्चे को प्यार भी देना है। व्हाट्स द वर्ड? प्यार भी देना है। उसको आपने एम्पैथी भी रखनी है, क्योंकि बच्चा अलग अलग फेजेस से जाएगा तो उसका बर्ताव बदलेगा। एंड साथ में ही आपको रिस्पॉन्सिव भी रहना है कि बच्चे की क्या जरूरतें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बच्चे की क्या जरूरतें है ये बच्चा डिसाइड नहीं करेगा। बच्चे की क्या जरूरतें है ये आप तय करोगे। और अगर आपको नहीं पता बच्चे की क्या जरूरतें है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। बच्चे की जरूरत है ना? जैसे मान लो छोटा बच्चा है, तो उसको प्यार चाहिए, उसको एक्सपोजर चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। क्या आपने कभी ये देखा है, किसी छोटे से पौधे को ज्यादा पानी दे दिया तो क्या होता है? किसी ने देखा है क्या ज्यादा पानी देके क्या होता है? ज्यादा तेजी से बढ़ता है? नहीं। ओके, तो स्पॉइल होता है ऐसा किसी ने कहा, विल्ट्स। ओके, मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, है ना? हम तो ठहरे हिंदुस्तानी, कोशिश कर रहे हैं इंडियन बनने की, है ना? है ना? तो जो भी है एबीसीडी कुछ तो हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है ना ज्यादा पानी देने से। सेम वे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसे बहुत ज्यादा उसके सेंसेस को एक्सपोजर दे रहे हो, तो आप उस पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? अब जरूरत से ज्यादा पानी देना प्यार देना नहीं होता। यस और यस। तो ये बात को समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिव रहे बच्चे की नीड की तरफ। हम रिस्पॉन्सिव रहे बच्चे की नीड की तरफ। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? पर ये नीड आपको सीखनी है, बच्चा तय नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई एम सॉरी टू से, क्षमा याचना, पर हमारी उम्र के, यानी मेरी उम्र के, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र तो अलग अलग भी हो सकती है, ज्यादातर लोग सही चुनाव कैसे करें नहीं जानते, गलत चुनाव करते हैं और ट्रैप में रहते हैं। जब हमारी उम्र में 60-70% लोग सही चुनाव नहीं कर पाते, सही डिसीजन ले नहीं पाते, बच्चा कैसे करेगा? And that is where you need a coach, somebody who has studied psychology, somebody who has seen this journey or who is observing this journey every day। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेशन की शुरुआत में हाईलाइट किया अक्का के बारे में, है ना? उनका एक ही काम है, सुबह दोपहर को शाम को, वीकेंड्स को वीकडेज को बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ बात करना, उनको ट्रेन करना, माइंडसेट करना, माइंडसेट ट्रेनिंग करना। तो यू विल हैव टू लर्न दीज थिंग्स, है ना? अच्छा, ये डेटा अवेलेबल है क्या? तो इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि अ, बहुत ऐसा रेयर डेटा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, इजीली मिलेगा। बट तपस्या लगती है उन चीजों को समझने के लिए, उसके मीनिंग को समझने के लिए, और अप्रोप्रिएटली उसको प्लेस करने के लिए। सो पार्ट वन मैंने बोला कि एक अच्छे पेरेंट की निशानी क्या है। एक अच्छे पेरेंट की निशानी यह है कि वह अपने बच्चे की जरूरतों को समझते हैं, प्यार देते हैं, इम्पैथी रखते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। यस, ये सब एक ही पॉइंट था मेरे लिए। दूसरा, प्लीज नोट करें, सफल पेरेंट वो है जो कंसिस्टेंसी रखते हैं पेरेंटिंग में। व्हाट्स द वर्ड? कंसिस्टेंसी, प्लीज लिख लीजिएगा।
कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है पेरेंटिंग में। कंसिस्टेंसी रूल्स में, कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड्स में, कंसिस्टेंसी रिप्रिमांड में, कंसिस्टेंसी पनिशमेंट में, कंसिस्टेंसी अप्रोच में, कंसिस्टेंसी वार्मथ में, कंसिस्टेंसी कनेक्शन या डिस्कनेक्शन में। यस, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे पेरेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि रूल्स कैसे सेट करे, बाउंड्रीज कैसे सेट करे और कंसिस्टेंटली कैसे इम्प्लीमेंट करे, है ना। मूड बेस्ड पेरेंटिंग होते हैं तो मूडी बच्चा ही आगे बढ़ेगा ना। यस और यस, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये 22 फरवरी को 5 साल हो गए। मेरी बड़ी बेटी, वो सुबह उठती है, मेडिटेशन करती है। 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब वो लेट उठी हो सूरज की जागने के बाद। नॉट इवन वंस। अब इसमें उसकी स्कूल थी, उसकी छुट्टियां थी, है ना। कभी वो फिट थी, कभी वो फिट नहीं थी, बट रूल रूल था। शी इज कमिटेड टू गेट अप बिफोर द सनराइज, एंड शी गेट्स अप बिफोर द सनराइज नो मैटर व्हाट। 5 years। और हम इसके लिए हमेशा ये टैगलाइन भी यूज करते हैं, वी हैव अ टैगलाइन, नो चीटेड डेज, नो चीटेड डेज। हम सभी फॉलो करते हैं। अब मैं तो उसका बाप हूं, अगर वो 5 साल से कर रही है तो मैं 7.5 साल से कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन रूल्स, इन सेटिंग बाउंड्रीज, इन जिसे कहते हैं ना, ये सभी एक्सपेक्टेशंस में। अच्छा, एक्सपेक्टेशन में कंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है? एक्सपेक्टेशन में पहली बात तो बी श्योर, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा कुछ करे, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई कंपैरिजन को है या नहीं है, यू शुड स्टिक टू इट। इफ यू फील आपके बच्चे ने 90% लेना चाहिए, इससे फर्क ना पड़े कि पड़ोसी ने 80 लिया या 95 लिया। एक्सपेक्टेशन, कंसिस्टेंसी इन एक्सपेक्टेशन। अब अगर आपको लगता है आपका बच्चा हेल्दी खाए, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 6 दिन, एक चीट डे हो सकता है। अभी अभी तो मैंने बोर्ड दिखाया नो चीट डेज का। फिर एक चीट डे क्यों हो सकता है? क्योंकि आप इंसान हो, आपका बच्चा इंसान है। हम तो अघोरी है, हम तो अघोरी है। हमें अपने आप को छुट्टी नहीं देनी। बट मे बी अगर आपका रूल ये कहता है कि 6 डेज के बाद एक चीट डेज या एक चॉकलेट बनता है तो बनता है। 6 घंटे की पढ़ाई के बाद 20 मिनट अगर सोशल मीडिया बनता है तो बनता है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप आपके बच्चे को क्लियरली वो कंसिस्टेंट बाउंड्रीज आप एस्टेब्लिश करो, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिक्वेंसेस। व्हाट्स द वर्ड कंसिक्वेंस? अगर रूल्स फॉलो नहीं होते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी, या रिप्रीमांड मिलेगा, या उसका कोई रिवॉर्ड कम होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? एक अच्छा पेरेंट वही है जो अपने बच्चे को नेचुरल कंसिक्वेंसेस फेस करने देता है। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा, उसको या तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको पढ़ाई को बिठाने के लिए, या उसको फेल होने देना पड़ेगा। लेट हिम फेस। हम आप उसका पेन कम नहीं करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 में ज्यादातर टीनेज बच्चों के और प्री टीन बच्चों के पेरेंट क्यों परेशान हैं? बच्चे को डर ही नहीं है। हम कुछ करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, है ना। पापा है ना, मम्मी है ना। शुरुआत कहाँ से हुई पता है? पहला एक्सीडेंट कहाँ हुआ? जब बच्चा केजी में था और उसका कोई प्रोजेक्ट आया था और बच्चा सो गया और मम्मा ने रात को जाग के प्रोजेक्ट किया। उस दिन सत्यानाश हो गया। तब से बच्चे को पता है माँ है, मैं हूं ना। ठीक है ना, अगर नहीं हुआ प्रोजेक्ट, टीचर ने आधा घंटा बाहर खड़ा किया तो रहो खड़े। अगला दिन 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करो, बनाओ प्रोजेक्ट। ज्यादा सपोर्ट करने वाले पेरेंट अपने बच्चे को कमजोर बनाते हैं। क्या करते हैं? कमजोर बनाते हैं। यस। तो ये बात को प्लीज समझिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना, ये एक अच्छे पेरेंट की निशानी है। ध्यान से सुनिए, ये सिखाने से कि क्या नहीं करना है, जो करना है उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, और शायद मैं आपको दिखा भी दूं, लेट मी सी कि क्या मैं आपको ये चीज दिखा सकता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, तो कुछ जिसे कहते हैं हमारे चैंपियंस, है ना, उनका हमने स्कोर देखा। अब ये स्कोर हमें दिखेगा ध्रुवम में, है ना। तो ध्रुवम में हम डेली डिसिप्लिन मास्टरी सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को, प्री टीनेज बच्चे को, है ना। तो यहाँ पे ध्रुवम कोचिंग, ध्रुवम ध्रुवम, वो क्या है, 1 मिनट का समय दीजिए। लेट मी गो टू द ग्रुप ग्रुप ग्रुप। क्योंकि हाँ डीएलसी लिखा है ना। कृपया देखिए कैसा मैजिक है ये। यहाँ पे आप ना एक स्कोर देख पाओगे। ओके, चैंपियन ऑफ द वीक 2 स्कोर आ रहे हैं। ये मेरी बेटी निशा कोऑर्डिनेट कर रही है, निशा चाने। एक लड़का है, उसने डिसिप्लिन के पैरामीटर में 150 आउट ऑफ 150 स्कोर किया है। अंशिता ने 148 और ज्ञानदा ने 146 स्कोर किया है आउट ऑफ 150। आसान नहीं है जब आपका छुट्टियों का माहौल होता है, तब कुछ पैरामीटर पे डटे रहना। यस और यस। बट हम कुछ तरीके आजमा रहे हैं, या तरीके उपयोग में ला रहे हैं जिससे बच्चे पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या नहीं करना है उसका तो होगा, बाद में बात करेंगे। पर क्या आपको एक्सपेक्टेड है वो चीज को आप कैसे बूस्ट करोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पेरेंटिंग में ना हर चीज का गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए गिफ्ट देंगे तो मुसीबत आ जाएगी। यस और यस। तो गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव पावर, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर जेस्चर्स हैव पावर, योर टच एंड हग हैज इमेंस पावर। ओके, इसके अलावा छोटे छोटे, है ना, एक्टिविटी अप्रोप्रिएट, व्हाट्स द वर्ड, एक्टिविटी अप्रोप्रिएट आप सपोर्ट सिस्टम आपके बच्चे को दे सकते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। तो इसमें प्रेज, रिवॉर्ड और इनकरेजमेंट, ये तीनों चीजें आ गई। यस। आगे बढ़ते हैं, है ना। जो अच्छे पेरेंट है उनका चौथा सबसे बड़ा काम, अब तक हमने 3 काम बोले। एक वार्मथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस की बात की, हमने कहा कंसिस्टेंसी की बात की, हमने कहा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, 3 बातें की अब तक। चौथी बात, इमोशंस के रिलेटेड ट्रेनिंग देना। ध्यान से सुनिएगा और मेरे कटु वचनों के लिए मुझे माफ भी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं बात ऐसी करता हूं जो दिल को लग सकती है। अब प्लीज नोट कीजिएगा, अच्छे पेरेंट वही है जो अपने बच्चों को रोल ऑफ इमोशंस एंड इमोशन मैनेजमेंट इन लाइफ सिखाते हैं। क्या सिखाते? रोल ऑफ इमोशंस एंड इमोशन मैनेजमेंट। गुस्सा है तो क्या करना चाहिए? कुछ तो करेंगे ना, गुस्सा आ गया तो, या नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? तो गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, है ना, बहुत खुश हो जाए तो क्या करना चाहिए, एंजाइटी आए, थोड़ा सा डर लगे, बोर हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ तो करेंगे। आपको क्या लगता है, कुछ तो करेंगे? अब ये बच्चा किससे सीख रहा है? आपको ऑब्जर्व करके सीख रहा है।
बट मैं आपको बताता हूँ, अच्छे पेरेंट जो है बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन आगे जाते हैं और बच्चे को पकड़ के बैठते हैं और उसको सिखाते हैं। आई रिमेम्बर मी सिटिंग विथ माई बोथ माई डॉटर्स समवेयर इन 2021। मैंने कुछ तरीके से अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया था। मुझे 1.5 दिन लगा उससे बाहर आने में। और आज मैंने अगर एक्सप्रेस एक्सप्रेस किया तो 2 दिन बाद मैंने मेरी बेटियों के साथ मीटिंग की और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, आपने मुझे ऑब्जर्व किया। दे सेड यस। तो मैंने कहा प्लीज नोट, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू। दिस वाज माय फॉल्टी वे ऑफ डीलिंग विथ इमोशंस। क्या? This was my faulty way of dealing with emotions because I did not learn how to manage this particular emotion in my childhood, yeah, even in my adulthood. Now I am trying to learn how to manage this emotion, and I suggest you understand the repercussions of this emotion and learn how to handle, and let's learn it together. तो मैंने मेरी बेटियों को पार्टनर बना दिया उस इमोशन की मैनेजमेंट में। तो हमारे घर में काफी समय तक खेल चला। जब भी कोई व्यक्ति उस इमोशन में जाता, दूसरे उसको टोकते, उसको याद दिलाते कि ओके, ये इमोशन को हमने तय किया ऐसे हैंडल करना है और तुम नहीं कर रहे। आई गिव यू सम एग्जांपल। मान लो इरिटेशन। मुझे तो ऐसा लगता है गुस्से से भी डेंजर इमोशन इरिटेशन है। मुझे ऐसा लगता है। तो इरिटेट हो जाओ तो क्या करना मान लो कोई पति है ना, और वो इरिटेट हो जाए अपनी पति से, तो उसने क्या करना चाहिए? आप लोगों के ये करना चाहिए, वो कहना चाहिए, वो कहना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम गाना गाते हैं, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तरसाओगे। ये भी तो तरीका है बताने का कि तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ फोड़ कर दे। जरूरी नहीं कि कटु शब्दों का उपयोग करे। पर ध्यान से सुनिए, मैंने तो नहीं सीखा था दोस्तों, मेरे 38th बर्थडे तक मैंने नहीं सीखा था इमोशन मैनेज करना। 28 साल के बाद मजबूरी में कुछ चीजें सीखी थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पर प्रॉपर इमोशन मैनेजमेंट सीखते सीखते 38 साल लग गए। अच्छा पेरेंट क्या होता है? बच्चों को सिखाता है भाई, कुछ टोल के टैक्स इतने बड़े होते हैं कि वहां से गुजरना ही नहीं है। बराबर है या नहीं है? तो जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनिए, the top skills that your child would learn in emotion management is dealing with irritation, dealing with boredom, and dealing with need of excess pleasure। गुस्सा तो बच्चा है, गुस्सा इंपॉर्टेंट इमोशन है, बट गुस्सा तो बच्चा है। इरिटेशन, बोर्डम, एंड हैंडलिंग नीड फॉर एक्सेस प्लेजर। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट। एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंट ये चीजें अपने बच्चे को सिखाते हैं। और क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स? और क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स? तो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स जिसे कहते हैं ना, ऑथोरिटेटिव। हम ये सीखेंगे आने वाले सेशन में। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल यूज करते हैं, जिसे कंसल्टेटिव पेरेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथोरिटेटिव या कंसल्टेटिव पेरेंटिंग। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आउटकम क्या होते हैं अच्छी पेरेंटिंग के। और अगर आपको चाहिए ये आउटकम, तो प्लीज आप आपके पेरेंटिंग स्किल पे काम कीजिए। सबसे पहला आउटकम है बेटर इमोशनल रेगुलेशन। जब आप अच्छे से पेरेंटिंग करते हो, तो जनरली
किड्स हु आर वेल पेरेंटेड आर एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस प्रॉपरली। और अभी अभी मैंने तीन इमोशन की बात की। उसके बाद देखते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस। आई एम नॉट रेफरिंग टू मार्क्स ओनली, है ना। अलग अलग चीजें बच्चे सीखते हैं अपनी जर्नी में। तो उनका ओवरऑल लर्निंग का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहता है, अगर पेरेंट्स मैंने बोले हुए चार चीजें करते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, यानी बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है अगर पेरेंट्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं। ओके। इसमें एक और फैक्टर आता है बच्चों, हाँ हाँ, पहले चार में एक और जोड़ दे सकते हो आप, मैं तो भूल ही गया। तो वहां पे मैं भी जोड़ देता हूँ, है ना। वो अगला जो पैरामीटर है वो ये है कि अच्छे पेरेंट ये भी समझते हैं कि कौन सी बात मैं कर सकता हूँ और कौन सी बात मेरे बस की बात नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल एग्जांपल है ना। जैसे कई सारे पेरेंट्स, जैसे बच्चा 9 10 में जाता है, माताएं उसको मैथ्स नहीं सिखाती, ट्यूशन में भेजती है, क्यों? उसको लगता है ये एडवांस मैथ है, मैं नहीं सिखा पाऊंगी। बराबर है या नहीं? सिमिलरली आपके बच्चे के जीवन में बहुत सारे, जिसे कहते हैं स्किल्स है, नॉलेज है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जो आप उन्हें नहीं सिखा पाओगे। तो दैट इज वेयर ये भी जरूरी है कि यू रियलाइज कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है, यू नो, हेल्प, असिस्टेंट, समबड़ी, है ना, मैथ्स के ट्यूशन जैसा, वो जरूरी है। ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने सारे पेरेंट ये गलती करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी एजुकेटेड वुमन, कोई 4 लाख कमा रही है महीने साल का, ध्यान से सुनिए। कोई 4 लाख कमा रही है, कोई 6 लाख कमा रही है, कोई 12 लाख कमा रही है, कोई उससे ज्यादा भी कमा सकती है। और करते क्या है पता है? वो बच्चे की 10th आ गई इसलिए जॉब छोड़ देते हैं या बड़ा ब्रेक लेते हैं और उसके साथ स्टडी को बैठ जाते हैं। आउटकम क्या आता है? दोनों के रिश्ते स्पॉइल हो जाते हैं। इसको लगता है बच्चे को गाइड करना मतलब उसको बार बार टोकना, टॉक 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 टॉक, है ना। नॉट द वे। मुझे आज भी याद है, एक मैडम मेरे पास आई थी, बच्चे की एग्जाम 2 महीने पे थी, और वो तंग आ गई थी, डबल फ्रस्ट्रेशन में थी, क्योंकि बच्चा 10th में आया, 2 महीने उसकी स्टडी ठीक नहीं चल रही थी, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो 70,000 की सैलरी चल रही थी उनकी, जॉब छोड़ दिया। और जब जनवरी के आसपास का आया ना, दिसंबर जनवरी में मेरे पास आई, और हालत ये थी कि तब तक कोई परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ, कोई परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सर, आई वुड लाइक टू हैव योर गाइडेंस, आप क्या लोगे? मैंने कहा 5,000 महीना। 5। एक वर्जन था 8,000 वाला भी, उन्होंने 8,000 वाला वर्जन चुना, पर हम सेंटर वाला देते 5,000 महीना। तो उन्होंने कहा कैन आई हैव अ ट्रायल सेशन? मैं बोला पेड ट्रायल सेशन होगा, यू नो। पेड ट्रायल सेशन है, समय की कीमत होती है। एंड उन्होंने 2 बार मेरे साथ बैठा दिया, है ना। और अक्का के साथ बैठा दिया। आप सब जानते हो अक्का को, आई गेस, है ना। जो नहीं जानता वो जान जाएगा। तो थोड़ा सा ये हो गया। एंड उनको एक साक्षात्कार हो गया कि सही समय पे अगर वो मदद लेती तो उसके 50 55 हजार महीना बच जाता, नौकरी भी बच जाती। रीजन बीइंग, वो एक, जिसे कहते हैं ना, जो भी है उनका जॉब है, वो एक प्रोफेशनल थी, वो एक कोच नहीं। एंड सडनली इतने साल आपने जॉब किया और अचानक आपके बच्चे के ट्यूटर नहीं बन सकते, कोच नहीं बन सकते, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अच्छे पेरेंट वो भी है जो टाइमिंग जानते हैं, और जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस भी जानते हैं कि मेरे बच्चे को कब और कितनी गाइडेंस की जरूरत है, कौन सा गाइडेंस मैं कर सकती हूँ, कौन सा गाइडेंस इनको करना चाहिए, और कौन सा गाइडेंस कोई और करे।
अब ध्यान से सुनिएगा, प्लीज नोट। अगर मान लो दो में से एक पेरेंट भी महीने में एक बार इमोशनल ड्रामा करता है घर में, क्या बच्चा उसको आइडियल मानेगा और उससे जीवन के सीख लेगा? वो बोलेगा छोड़ यार। अब आपने फोर्सफुली सुना दिया तो वो क्या करेगा, सुनेगा। और वो फिर आपके लेक्चर के बाद भगवान को बोलेगा, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे दो कान दिए, नहीं तो क्या होता मेरा। यस और यस। तो प्लीज नोट कीजिए, पेरेंट ये भी जानता है कि कौन सी चीजें मेरे बस की है और कौन सी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इमोशनल रेगुलेशन बेटर होगा, ये मैंने कहा। एकेडमिक या ओवरऑल गोल फोकस काम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पेरेंटिंग अच्छी होती है ना, तो वो बच्चे रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना सीख जाते। अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये एक आउटकम है पॉजिटिव पेरेंटिंग का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गुड पेरेंटिंग इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, गुड पेरेंटिंग इज इक्वल टू, डायरेक्टली इक्वल टू लेस बिहेवियरल इश्यूज। आई एम नॉट सेइंग जीरो, बट लेस बिहेवियरल इश्यूज। जैसे बच्चा आपका टीनेज में से नेविगेट करेगा, कितने चैलेंज है उसके जीवन में, है ना। टीनेज में चैलेंज तो क्या कहते हैं, सिटी बस की तरह है, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है, कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं। पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया है, अलग अलग इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस है, एकेडमिक चैलेंजेस है ना। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीजें हैं। अभी तो कितने सारे लोग 20-22 में ही सोच लेते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। अरे पहले भाई करियर तो ठीक कर लो, शादी तो कर लो, आगे का आगे देखेंगे, है ना। बट माइंडसेट बनाया जा रहा है, वर्ड टू वर्ड माइंडसेट बनाया जा रहा है, तो कम बिहेवियरल चैलेंजेस आपको आएंगे। रेजिलियंस तगड़ा होगा आपके बच्चे का। रेजिलियंस, फाइटर एटीट्यूड, एबिलिटी टू फाइट एडवर्सिटीज, तगड़ा होगा रेजिलियंस। और क्या होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी बच्चे की। मैं आपको बताता हूँ, दुर्भाग्यवश, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमारी पीढ़ी में ना इतने सारे लोग मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो हेल्दी है वो भी फेजेस में से जा रहे हैं, मेंटल टर्मोइल के, जो कि एब्सोल्युटली फाइन एंड फिट है, कम बार जा रहे पर जा रहे। इमोशनल टर्मोइल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग वाट लग रही हो। अब हम तो, हमें देखिए भूलने का नहीं, हम क्या कर रहे हैं, उस तोते को गंगा पार पहुंचा रहे हैं। ये भूलने का नहीं है, अच्छे तरीके से। तो रेजिलियंस भी उसका अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, ये तो ब्रॉडर आउटकम हो गए, कुछ लॉन्ग टर्म आउटकम भी होते हैं पेरेंटिंग के। उसमें एक बहुत जरूरी आउटकम है, बेटर रिलेशनशिप विथ पेरेंट ऑन अ लॉन्गर टाइम होरिजन। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, हम परिंदे नहीं हैं जिनके बच्चे उड़ जाए तो वापस ना आए तो चल जाएगा। वी आर नॉट पैरट्स, ना तो बाबा जी वाले पैरट्स, ना तो रियल लाइफ वाले पैरट्स। हम क्या है, हम क्या, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर इमोशनल एंड सोशल क्रिएचर्स, वी नीड पीपल अराउंड अस। बराबर है क्या? तो ये बात हमें कंटिन्यू याद रखनी है कि बच्चे के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप पेरेंट का अच्छा होना जरूरी है। दूसरी बात, ग्रेटर लाइफ सक्सेस, चाहे वो करियर में हो या सेवन स्पोक्स ऑफ लाइफ में हो, है ना। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने सारे लोग हैं जो आपके बच्चे को इक्वल प्रेशर रखते हैं इन चीजों का, कि बेटा आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ तगड़ी होनी चाहिए, तगड़ी, आपकी मेंटल हेल्थ तगड़ी होनी चाहिए, आपको यज्ञ दान तप करना ही करना है, सोशल कंट्रीब्यूशन करना ही करना है, आपको इन्फ्लुएंशियल बनना ही है, इम्पैक्टफुल बनना ही है, आपको स्पिरिचुअल वेलबींग पे की तरफ ध्यान देना है, पीसफुल इंडिविजुअल बनना है, आपको बढ़िया से लीडरशिप स्किल सीखने हैं, आपको आपकी क्रिएटिविटी बिल्ड करनी है।
आपको एक अच्छा करियर बिल्ड करना है जिसमें आपको जीवन जीने के लिए समय मिल सके। कितने पेरेंट इन सभी पैरामीटर पे बच्चों को पुश कर रहे हैं? प्लीज नोट कीजिए, आप में से ज्यादातर बोलोगे सर पहले मैथ और साइंस तो निपटे, पहले मैथ्स और साइंस तो निपटे, है ना, तब ये सब हो जाए। यस और यस, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? आसान नहीं है, आसान नहीं है। और ये तब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब आपका बच्चा सोचेगा कि मुझे सब पता है, 13-14 साल के बाद। उसको आपका एडवाइस नहीं चाहिए। और तब तक अगर फंडामेंटल बिगड़ गया हो तो कुछ नहीं हो सकता। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, है ना? यस। तो ये कुछ पैरामीटर्स है दोस्तों, और इन सब के पे एक टॉपअप हम लगा सकते हैं। वो टॉपअप है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का, क्यों ना। एक आउटकम ये भी होता है कि द चाइल्ड ट्राइज टू बिकम अ गुड नाइस ह्यूमन बीइंग, है ना, सो दैट वो इंसान बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल कर सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। क्या कर पाए? कंट्रीब्यूट कर पाए समाज के लिए, जगत के लिए। तो ये कुछ आउटकम्स है जो अच्छी पेरेंटिंग से मिलते हैं। और आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से फैमिली क्लाइमेट अफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होता है फैमिली क्लाइमेट, कैसे होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है ओके, सही समय है। तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।